हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे Q2 FY26 कॉन कॉल ऑफ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। हम जानेंगे कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा है और आगे जाके उनका बिजनेस कैसे वर्क करेगा। इसके रिलेटेड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। Q2 FY26 की बिजनेस हाइलाइट्स। उनका ग्रोस लोन पोर्टफोलियो इज 25,904, 3.1% का इंक्रीज है और बोरोवर्स में यहाँ पर डिक्रीज आया है। डिसबर्समेंट में भी बहुत अच्छा इंक्रीज है 32.9%। कलेक्शन इफिशिएंसी 94.5, GNPA 3.65, पार 92.5, ELC प्रोविजनिंग 4.06, NNPA 1.26 एंड कार रेशियो 26.1। उन्होंने बताया कि Q2 सीजनली वीक होता है बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बट ऑल्सो दे हैव सीन अ गुड डिसबर्समेंट एंड 2.2 लाख न्यू कस्टमर्स ऑल्सो उन्होंने ऐड किए और उसमें से 39% आर न्यू टू क्रेडिट। उनका रिटेल फाइनेंस में भी शेयर इंक्रीज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 6.8 से 11.1 का। अभी मेजर इशू उन्होंने बताया कि रेनफॉल के वजह से ही हुआ है। उनका पार 15 है वो इंक्रीज हुआ है और तो ये बेसिकली रेनफॉल्स की वजह से ही है और ये ज़्यादातर एक दो स्टेट्स में हुआ है। सो दे आर सेइंग कि 3 to 4 वीक्स लग सकता है ये नॉर्मलाइज होने के लिए, नवंबर और दिसंबर तक वी कैन सी। तो स्टेट वाइज मंथली पार यहाँ पर बताया, अगर कर्नाटक को एक्सक्लूड करे तो 0.43 से 0.45 यानी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली इफ यू सी स्टेट वाइज ऑल्सो, कर्नाटक में तो डिक्रीज है बट महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। तमिलनाडु में डिक्रीज है, मध्य प्रदेश में भी यू कैन सी कि 0.56 से 0.70। बिहार में स्टेबल है और अदर स्टेट्स में भी स्टेबल है। सो उनके ज़्यादातर बोरोइंग्स जो बोरोवर्स है वो लेस देन 3 years के। अभी उनको ज़्यादा रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम 3 states, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। कर्नाटक का थोड़ा सा इश्यूज चालू था बिकॉज ऑफ ऑर्डिनेंस, नाउ इट्स स्टेबलाइजिंग। और ये उनका जो बोरोवर्स का डी लेवरेज है उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि यूनिक बोरोवर्स उनके अभी 41.3% है और ये बाकी CA+1+2 मतलब बोरोवर्स बढ़ जाते हैं। जब जब बोरोवर्स बढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा उनका लेंडिंग का ये कम करना होता है। और ये डिलिक्वेंसी का उन्होंने बताया कि बेसिकली यू कैन सी यूनिक कस्टमर्स का यहाँ पर बाइफर्केशन बहुत कम है और बाकी जब वो 1+2+3 या 4 में जाते हैं वहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। ये जो 5.2% का पार 15 में इम्पैक्ट है उसका उन्होंने बाइफर्केशन दिया है। यूनिक बोरोवर से 1.1, टू लेंडर से 1.4, 3 लेंडर से 1.2, 3+ से 1.4 और बोरोवर्स 2 लाख से ज़्यादा है अनसिक्योर्ड में 0.7। 3 लेंडर से ज़्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन 26% है ऑफ ओवरऑल पार 15 में। बट मेजर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पार 15 बढ़ा है बट पार 30 या पार 60, पार 90 नहीं बढ़ा है। उसमें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट आया है। इफ यू सी कि Q1 से Q2 में पार जो 60 है या फिर पार 90 है उसमें इम्प्रूवमेंट है। और उन्होंने यहाँ पर ELC का भी एक प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन किया। अभी इसमें कैसा होता है, इसमें फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा प्रोविजन नहीं होता है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ही ज़्यादा प्रोविजन होता है। टोटल यहाँ पर 4.06 प्रोविजनिंग उन्होंने बताया था और जो भी प्रोविजन कर रहे हैं जितना भी नॉर्म्स है IRAC से, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा वो प्रोविजन करते हैं, ये वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका कॉस्ट इनकम रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। नाउ यू कैन सी पोर्टफोलियो यील्ड हैज रेड्यूस। अभी इतना राइट ऑफ वगैरह किया इसके वजह से उनका पोर्टफोलियो यील्ड में डिक्रीज आया है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हैज डिक्रीज बिकॉज क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज आया था, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया था, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में भी डिक्रीज आया है। अभी नाउ यू कैन सी कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज इंक्रीज। अभी ये क्यों हुआ है, AUM ग्रोथ नहीं हुआ है बट उनका जो भी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर अदर कॉस्ट वो डिक्रीज नहीं हुआ बट AUM भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई वी कैन सी कि कॉस्ट टू इनकम हैज इंक्रीज्ड। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ओवरव्यू। मैनेजमेंट ने क्या बताया, तो मैनेजमेंट ने बताया Q2 इज यूजुअली सीजनली वीक क्वार्टर होता है। ये सीजनली वीक होता है ड्यू टू
रेनी सीजन एंड ऑल होता है. सो बट ऑल्सो द बिजनेस मोमेंटम इज वेरी गुड. उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है बिजनेस में. और उन्होंने डिसबर्समेंट के रिलेटेड बताया है कि डिसबर्समेंट इज इंक्रीज्ड बाय 33%, विच इज वेरी गुड. अभी डिसबर्समेंट क्या है वो कंपनी कंट्रोल कर सकती है, वो ईल्ड या फिर मार्जिन कंट्रोल नहीं कर सकते समटाइम्स, बिकॉज ईल्ड डिपेंड होता है क्रेडिट कॉस्ट कितना है ईयर का और उसके ऊपर. बट ये डिसबर्समेंट वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स विल गिव देयर रिटर्न, देयर बोरोइंग्स, और कौन से कंसिस्टेंसी है, कौन से डिफॉल्ट्स नहीं करेंगे, उस बेसिस पे दे इंक्रीज देयर डिसबर्समेंट. अभी नाउ यूजुअली व्हाट हैपन, दिस ग्रोथ ऑफ डिसबर्समेंट गेट ट्रांसफर्ड टू देयर एवीएम. बट ये वाले क्वार्टर में, ये वाले H1 में स्पेसिफिकली वो नहीं हुआ है ड्यू टू एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स. राइट ऑफ्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि उनको उनका लेगेसी बुक है वो क्लीन करना है. अभी ये 1-2 साल से जो इंडस्ट्री में इशू है, यू नो, कि कलेक्शन इफिशिएंसी का बहुत मेजर इशू हुआ है, डीलेवरेजिंग नहीं हुआ है ज्यादा. कस्टमर ने बहुत ज्यादा लेवरेज कर लिया था, लाइक 3 और 4+ लेंडर से उन्होंने लोन लेके रखा था. ऊपर से इंडिया के अलग अलग रीजन्स में भी थोड़ा इश्यूज था, लाइक पंजाब में कर्ज मुक्त आंदोलन चालू था, कर्नाटक में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस चालू कर दिया था. वो ऑर्डिनेंस में एक अलग अलग टाइप के न्यू एडिशन उन्होंने कर दिए थे कि यू कैन नॉट कॉल लेंड बोरोवर्स, उनको कॉल करके पूछ नहीं सकते कि कभी आप पे करें, अगर वो लेट हुआ तो, या फिर उनके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते. तो ये टाइप के ऑर्डिनेंस भी पास हुए थे. इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री में इश्यूज चालू था. अभी ये इंडस्ट्री का इश्यूज धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू हुआ था. दैट्स वाई वी कैन सी कि डिसबर्समेंट में बहुत अच्छा इंक्रीज आया है. सो अभी व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि H1 में ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ है डिसबर्समेंट का ग्रोथ एवीएम में, बट H2 में वी कैन सी अ गुड ग्रोथ, बिकॉज वो राइट ऑफ तो हो गया है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में बचा है, बट H3 एंड H4 में वी कैन सी गुड ग्रोथ इन एवीएम. सो कस्टमर एक्विजिशंस एंड ब्रांचेस एक्सपेंशन के रिलेटेड उन्होंने बताया कि ये वाले H1 FY26 में दे हैड अक्वायर्ड 4.4 लाख कस्टमर्स, और उसमें से भी 41% आर यूनिक कस्टमर्स. मतलब ये कस्टमर्स कैसे है, बस क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण से ही उन्होंने पैसे लिए हैं, उनसे ही बोरो किया है. और देखा जाए तो ब्रांचेस में इंक्रीज आया है, 150 ब्रांचेस दे हैव एडेड, और टोटल ब्रांच काउंट हो जाएगा 2209. अभी ये इंडस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया था डी लेवरेजिंग भी चालू हुआ है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे गार्ड रेल्स डाले थे ओवरऑल इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री में माइक्रो फाइनेंस के. उसके वजह से क्या हुआ है, 3+ लेंडर्स है. अभी ये इंडस्ट्री वाइज भी इम्पैक्ट हुआ है और कंपनी वाइज भी इम्पैक्ट हुआ है, ये अच्छा इम्पैक्ट है. सो जो इन्होंने बताया कि 3+ जो भी ग्रुप लोन है वो पहले अगस्त 24 में थे 25.3% एंड नाउ इट्स 6.9%. सो यहाँ पर बहुत अच्छा डिक्रीज आया है. अभी जो 3+ लोन है, जब मीन्स उनका जनरली पार का रेट ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू जो भी 3 से कम है, तो इट इज अ गुड थिंग. एंड उन्होंने बोला जिसके भी 2 लाख प्लस अमाउंट है उसका भी इसमें, उसका भी रेट में कम आया है. लाइक इट वाज अर्लियर 19% और अभी वो 7% का है. तो ये जो भी ज्यादा अमाउंट के लोन्स है तो उसमें से भी लाइक 80% आर पेइंग ऑन टाइम. सो ओनली 20% का थोड़ा इशू है, पार में थोड़ा इशू हो सकता है, पर बाकी के 80% आर पेइंग ऑन टाइम. रिटेल फाइनेंस में उन्होंने उनका स्ट्रेटेजी बताया. अभी रिटेल फाइनेंस में कैसा हो गया, उनका शेयर इंक्रीज हुआ है. सो इट वाज अराउंड 6.8 इन Q1 FY26 एंड नाउ इट्स अराउंड 11.1% इन दिस क्वार्टर. अभी ये इंक्रीज होने का रीजन उन्होंने क्या बताया कि वो बोल रहे कि ग्रुप लोन का एम ग्रोथ हुआ नहीं है, रिटेल फाइनेंस में थोड़ा एम ग्रोथ वी कैन सी. सो एक ऑप्टिकल टाइप में दिख रहा है, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके इट विल नॉर्मलाइज, मतलब एम ग्रुप लोन का एम बढ़ जाएगा और तो फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा. उनका एक स्ट्रैटेजी है, उन्होंने पहले से बताया था कि कैसे ये स्ट्रैटेजी होगा टू इम्प्रूव देयर रिटेल फाइनेंस बिजनेस. सो ये कैसे होगा, जो भी पहले ग्रुप लोन का है पार में इश्यूज आया, 15 डेज के पार में इश्यूज आया, ये इश्यूज आया है बिकॉज ऑफ heavy rains and floods in specific areas, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में रेन की वजह से पार 15 में इश्यूज आए. जैसे कि हमने डिस्कस किया था पार 15 में इशू है, बट पार 15 के बाद 20th डे या फिर 21st डे में दे आर पेइंग देयर लोन्स. सो पार 30 या पार 60 पार 90 में इश्यूज नहीं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. तो अभी ये कैसा होगा, तो पहले तो पार 15 जो भी ग्रुप लोन का है दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज दैट. एक बार वो स्टेबलाइज हो जाए तो ये ग्रुप लोन में कैसे विंटेज कस्टमर्स भी है, हु आर कंसिस्टेंसी, हु आर पेइंग देयर ईएमआईस रेगुलरली, जिनका इनकम अच्छा है, हाउस होल्ड इनकम अच्छा है, सो दे आर क्वालिफाइड, दे क्वालिफाइज टू इंडिविजुअल बिजनेस लोन. तो ये ट्रांसफर कर देंगे उसमें. अभी इनका जो ग्रुप लोन का लोन बुक है उसमें से 45% लोन्स आर 3 years.
3 years. सो ये क्वालिफाई करता है इंडिविजुअल बिजनेस लोन के लिए. सो ऑलरेडी उनके पास अच्छे खासे क्लाइंट है विच कैन दे ट्रांसफर. अभी Q2 में 150 ब्रांचेस से दे आर गिविंग इंडिविजुअल लोन्स. एंड H2 FY26 में व्हाट विल दे डू, दे विल ऐड एडिशनल 200 ब्रांचेस. ये पहले से ही ब्रांचेस है, उसको बस एक प्रोडक्ट उनका इंडिविजुअल मॉर्गेज लोन है वो भी ऐड कर देंगे. सो इट विल इम्प्रूव देयर रिटेल फाइनेंस बिजनेस. अभी यहाँ पर एक रिक्लासिफिकेशन का भी उन्होंने आइडिया दिया था कि उन्होंने क्या किया था, 285 करोड़ के ग्रुप लोन थे वो रिक्लासिफाइड किए अंडर रिटेल फाइनेंस. अभी ये क्यों किए, बेस्ड ऑन देयर हाउस होल्ड इनकम रीअसेसमेंट्स. उनको मालूम पड़ा कि इनका इनकम इज मोर देन लाइक 3 lakhs, सो दे आर एलिजिबल फॉर इंडिविजुअल बिजनेस लोन, सो दे कैन मूव टू रिटेल फाइनेंस. अभी यहाँ से कैसा होगा, उनका रिटेल फाइनेंस का शेयर इंक्रीज होने का चालू हो जाएगा. लॉन्ग टर्म गाइडेंस उन्होंने बताया कि वी वांट टू मेक 15% हैज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिटेल फाइनेंस. अभी उन्होंने एसेट क्वालिटी के रिलेटेड बताया. ये वाले क्वार्टर में स्पेसिफिकली 683 करोड़ का उन्होंने राइट ऑफ किया है. इसमें से 554 एक्सेलरेटेड राइट ऑफ है एंड एडिशनली 172 का भी उन्होंने राइट ऑफ किया है. अभी क्या हो रहा है, सो ये राइट ऑफ बेसिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा कर्नाटक के साइड में थोड़ा सा बचा है. हैज आई अर्लियर डिस्कस, कर्नाटक में थोड़ा सा राइट ऑफ बचा है, वो भी हो जाएगा. एंड Q3 एंड Q4 ऑनवर्ड्स वी विल एक्सपेक्ट कि ये जो उनका भी क्रेडिट कॉस्ट या फिर राइट ऑफ से वो स्टेबलाइज हो जाए, जो पहले के रेट थे उस हिसाब से वो हो जाए. सो पार एक्सेलरेशन का जैसे कि बताया था, महाराष्ट्र और MP में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है पार एक्सेलरेशन से. पार 15 में स्पेसिफिकली 15 डेज तक उनका EMI ड्यू हो रहा था, फिर बाद में दे आर पे. सो ये करेक्ट होने के लिए, ये स्टेबलाइज होने के लिए इट विल टेक लाइक एक क्वार्टर समथिंग, 1 मंथ या फिर एक क्वार्टर लग सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. सो FY26 का एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स उन्होंने बोला है कि 9.5, और FY27 का 28 का 7 और 8 का स्पेसिफिकली 9.3 होगा. तो ये मोर ओवर उनका हिस्टोरिकल जितना भी था कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स उसके आसपास है, बस FY27 में 9.3 हो जाएगा. फॉरेन बोरोइंग्स करंटली आर 23%. उनका टारगेट है कि 25 to 30%. अभी क्योंकि फॉरेन बोरोइंग्स का रेट बहुत कम होता है compared to other borrowings, so that's why they want to increase their share in foreign borrowings. कॉस्ट टू इनकम बहुत बढ़ गया, तो वो तो 32% के आसपास हो गया. अभी ये क्यों हुआ है, बिकॉज देयर AUM ग्रोथ इज नॉट सीन. AUM ग्रोथ हुआ नहीं गए साल से, पिछले साल से ये साल का AUM ग्रोथ कुछ नहीं. सो दैट्स वाई उनका कॉस्ट टू इनकम हो गया, क्योंकि दे कैन नॉट रिड्यूस देयर वर्क फोर्स. उनका एम्प्लॉयज नहीं कम कर सकते. एम्प्लॉयज तो बढ़ गए, उनके लोन ऑफिसर्स भी बढ़ गए. सो दैट्स वाई वी कैन सी कि कॉस्ट टू इनकम हैज इंक्रीज. बट अगेन वी कैन अज्यूम जब उनका EM ग्रोथ आ जाएगा तो उनका कॉस्ट टू इनकम भी कम हो जाएगा. सो ROA का गाइडेंस उन्होंने दिया है 4 to 4.5 का गाइडेंस होगा. एंड FY26 का AUM ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया था 14 to 18% का. अभी इसमें कैसा है, उनको अगर ये गाइडेंस मैच करना है तो H2 FY26 में उनको 20% से ग्रो करना पड़ेगा टू रीच देयर टारगेट. एंड FY27 का उन्होंने गाइडेंस दिया कि दे विल ग्रो एट 20+ रेट. ज्यादा फोकस आएगा माइक्रो फाइनेंस एंड रिटेल फाइनेंस से, क्योंकि साइकिल में अभी इंप्रूवमेंट आ रहा है. वो अभी देख पा रहे हैं कि बिजनेस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है. और लास्ट में उन्होंने ECL अपडेशन रिलेटेड बताया. अभी ये ECL क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होता है. सो ये प्रोविजंस करते हैं वो यहाँ से ही करते हैं. सो आगे जाके कितना भी प्रोविजंस करना हो उसका पूरा कैलकुलेट करते हैं. अभी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा, हिस्टोरिकल डेटा कैसा है, कस्टमर बिहेवियर कैसा है, उनका बिजनेस एनालिसिस, उनका इकोनॉमिक कंडीशन का एनालिसिस कैसा है, इस बेसिस पे वो ELCA प्रोविजन करते हैं. अभी इसमें क्या क्या होता है, इसमें PD होता है, LGD होता है, EAD होता है. अभी PD क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. इसमें कैसा होता है, कितना प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट करने का. एग्जाम्पल देते हैं, 100 बोरोवर्स है, उसमें से 5 बोरोवर्स का वी कैन एक्सपेक्ट कि वो डिफॉल्ट कर दे. सो PD इज लाइक 5%. अभी LGD क्या है, लॉस गिवन एट डिफॉल्ट. अभी इसमें कैसा है, जब भी डिफॉल्ट दे रहे हैं तो कितने का लॉस हो सकता है, ऐसा वो बोलते हैं. सो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज है तो 100 में से 60 रिकवर हो गया और 40 का लॉस हो गया, तो LGD इज अराउंड 40%. अभी लास्ट वन EAD कैसा होता है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट. मतलब डिफॉल्ट होने का टाइम कितना एक्सपोजर है. एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपीज है, 100 में से 50 रुपीज उन्होंने रिकवर कर लिया, तो एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट 50 रुपीज का उनका एक्सपोजर होता है डिफॉल्ट करने का टाइम. सो ये फॉर्मूले पे बेस्ड होता है वो. ELC इज इक्वल टू PD प्लस
पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी, तो उनको प्रोविजंस मिलता है, तो ऐसा कहता है। अभी ईएलसी में भी कैसा 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज 0 to 30, जिसमें कैसा होता है वो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। उसके बाद 30 to 60 ये थोड़ा स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं, एंड नाउ 60 to 90 अभी ये एनपीएस में काउंट होता है। ज्यादातर प्रोविजनिंग होता है स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में। तो उन्होंने गाइडेंस दिया था, उन्होंने पहले पार एक्सलरेशन का जो 15 है, पार 15 उसमें एक्सलरेशन हुआ था ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स एंड फ्लड्स, तो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि 20 to 25 का होगा, बट वो गाइडेंस मिसमैच हो गया, उनका थोड़ा इंक्रीज हो गया ड्यू टू ज्यादा ही रेन हो गया और उनका गाइडेंस आगे बढ़ गया। तो नाउ दे आर अज्यूमिंग इट विल बी अराउंड 40 to 45 बेसिस पॉइंट्स का। एडिशनली वो ईसीएल प्रोविजनिंग में अपडेशंस कर रही है। ये अपडेशंस एवरी 36 मंथ्स में करना होता है। रेट्स में चेंज होता है, उनका नॉर्म्स, उनका यील्ड वाइज उनको पूरा चेंज करना होता है, ये एवरी 36 मंथ्स में करना पड़ता है। एडिशनली उन्होंने बोला था कि 20-25 बेसिस पॉइंट्स का होगा, बट नाउ इट्स 40-45 बेसिस पॉइंट्स। ओवरऑल पहले के गाइडेंस से ये वाला गाइडेंस कैसे होगा, 70 to 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आएगा। सो क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26 वी कैन एक्सपेक्ट 6 to 7%, एंड क्रेडिट कॉस्ट टू FY27 वी कैन एक्सपेक्ट 5 to 6%, ऐसे का उन्होंने दिया। तो यही बहुत मुझे एक नेगेटिव लग रहा है कि उन्होंने आगे का गाइडेंस तो एक मिस कर दिया, और ग्रोथ में भी उनका थोड़ा इश्यूज होने वाला है इसके चलते। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि उन्होंने उनका जो भी यील्ड आ रहा है उसके रिलेटेड वो जो कस्टमर्स को लोन्स देते हैं उसका भी प्राइस बढ़ा दिया है। लाइक उन्होंने प्राइस बढ़ाया उनका ग्रुप लोन के रेट्स का बाय 75 बेसिस पॉइंट्स। इसमें थोड़ा सा यील्ड का इंप्रूवमेंट आ सकता है, बट अगेन वो क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रहा है तो थोड़ा वो मैनेजेबल हो सकता है, मतलब बैलेंस भी हो जाएगा। सो उन्होंने बताया कि CGFMU ये कैसा होता है, क्रेडिट गारंटीड फॉर फंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स। अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी या फिर स्कीम होता है। उसमें कैसा होता है, गवर्नमेंट बोलता है कि यू गिव लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस, और जो भी रिस्क होगा अगर बोरोवर्स ने डिफॉल्ट किया तो वी विल पे यू ऑन द बिहाफ ऑफ बोरोवर्स। तो उनका एक रिस्क कम हो जाता है, उनका प्रोविजंस भी प्रोटेक्ट हो जाता है इसके वजह से। बट अभी उन कंपनी के पास अभी कोई CGFMU है नहीं, तो दे व्हाट दे सेड कि वी विल ट्राई टू रन सम पायलट प्रोजेक्ट, या फिर पायलट बेसिस पे वो रन करेंगे, देखेंगे कैसा वर्क हो रहा है, उसके बाद दे विल सी। अब ये जो भी गार्ड रेल हुआ है इंडस्ट्री में, उसके वजह से क्या हुआ है, नॉर्म्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। अभी अंडर राइटिंग प्रोसेस भी स्ट्रिक्ट हो गया है, और ज़्यादा लोन्स नहीं देते जितना भी इंक्वायरीज है। तो ये एक अच्छी बात भी है, बिकॉज अगर ज़्यादा लोन देंगे, किसी को भी देंगे जिसका डिफॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इनका क्रेडिट कॉस्ट, इनका एनपीएस बढ़ने का चांसेस है। तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा है और कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा है। बट ओवरऑल इफ यू सी, इनका वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा महंगा है। लाइक प्राइस टू बुक भी इनके ऊपर है, और ROE एंड ROC भी इतना कंफर्टेबल नहीं। ऊपर से उन्होंने गाइडेंस भी थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ा दिया है, विच विल इम्पैक्ट देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इससे अच्छे भी हमारे पास अलग 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 कंपनीज है। इफ यू टॉक अरमान है, या फिर अलग कोई कंपनीज हो, वो भी हो सकता है। बट वी विल ट्रैक दिस कंपनी कि आगे जाके इनका परफॉर्मेंस कैसे होता है, अगर इसमें इंप्रूवमेंट आता है उनके गाइडेंस में, सो वी विल ट्रैक ऑन दैट बेसिस। सो अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इजी लैंग्वेज में आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।